हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 32वां यानी 32 चैप्टर स्टार्ट करा रही हूँ, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, मानव में निषेचन। अब देखो, आपको इस डायग्राम से ही पता चल रहा है कि सबसे पहले फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्या परिभाषा है कि फ्यूज़न बिटवीन एग एंड स्पर्म, यानी कि नर युग्मक जो कि शुक्राणु होता है, मादा युग्मक जो कि अंडा होता है, इन दोनों के मिलने की जो क्रिया है, फ्यूज़न की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। और इसमें आपको दिख रहा है कि जो एग है उसमें 23 क्रोमोसोम है और जो स्पर्म है उसमें 23 क्रोमोसोम है, और ये दोनों मिलके 46 क्रोमोसोम्स बना रहे हैं, जैसे अपन 23 पेयर भी बोलते हैं, और ये जाइगोट बना रहे हैं, युग्मनज बना रहे हैं, और यही विभाजित होके या डिवाइड होके क्या बनाता है? एम्ब्रियो। तो इस तरीके से ये प्रोसेस यहाँ पर होता है। तो इस प्रोसेस को हम उभय मिश्रण या एम्फीसिस भी बोल सकते हैं, यानी कि दो हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो उस समय उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस बोलेंगे। और जब हम पूरे जो केंद्रक है या पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस है वो मिलता है तो उसे हम बोलते हैं कैरियोगेमी। तो ये कुछ बस अलग अलग चीज़ें हैं, बाकी अपने को उससे मतलब नहीं है, बस आपको तो ये लिखना है फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट। अब उसके बाद में देखो कि एक चीज़ पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो फर्टिलाइजेशन है वो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में, हालांकि इतना यहाँ ज़रूरत नहीं है पर फिर भी अपन मान लेते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनमें फर्टिलाइजेशन दो तरीके से होता है। एक तो होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल, यानी बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन। जो एनिमल्स या जंतु अंडे देते हैं उनमें जो निषेचन है वो बाहर होता है, और जो अंडे जिनके बॉडी के अंदर होते हैं उनमें निषेचन का होता है अंदर की तरफ। तो हम जो ह्यूमन हैं उन ह्यूमन में जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है? इंटरनल होता है। और उसके बाद हम वीवी पैरस कहलाते हैं, यानी शिशु प्रजनक कहलाते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट या भ्रूण का डेवलपमेंट भी कहाँ होता है? फीमेल के अंदर होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? वीवी पैरस। तो ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद में एक छोटी सी डेफिनेशन और है, कृत्रिम वेरिसेचन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब ये जो है जैसे मान लीजिए कि पहले एनिमल्स में, आजकल ह्यूमंस में भी किया जाता है कि हम कृत्रिम रूप से शुक्राणु को जो है पहुंचाते हैं। तो ये जो प्रोसेस जैसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और एनिमल्स में तो हम करते ही हैं, किसी पशु की नस्ल वगैरह सुधारने के लिए अच्छे जो स्पर्म्स हैं उनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पहुंचाते हैं। तो एक ये छोटी सी यहाँ पर प्रोसेस हो गई। उसके बाद में अपन, अब देखो, अपन ये जो फर्टिलाइजेशन है, इस फर्टिलाइजेशन में या जो निषेचन है उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे आपके इसमें कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, 4 स्टेप दिए हुए हैं, तो अपन एक के बाद एक स्टेप करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है या चरण है उसे हम बोलते हैं शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, यानी अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओव्यूम। ये आपको डायग्राम से दिख रहा है कि इसमें जो स्पर्म है वो वेजाइना, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब की सहायता से एग की तरफ पहुंचता है। और अगर हम एग का देखें तो ये जो एग है ये एग ओवरी से एम्पुला तक पहुंचता है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि किस तरीके से जो है एग है वो या फर्टिलाइजेशन है वो फैलोपियन ट्यूब की कहाँ पर होता है? एम्पुला में। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन वहाँ पे होता है। तो सबसे पहली बात तो अपन दोनों का पाथ देख लेते हैं, मार्ग देख लेते हैं। फिर उसके बाद में आप ये देखो कि ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस वीर्यसेचन या इंसेमिनेशन से होती है, जिसमें कि जो स्पर्म है वो कहाँ तक पहुँचते हैं? वेजाइना तक पहुँचते हैं। फिर अगर थोड़ा सा अपन देख लें तो ये मान के चलिए कि इस वीर्यसेचन या इंसेमिनेशन में 400 मिलियन
जो है स्पर्म्स होते हैं, उनमें से केवल 100 स्पर्म है वही फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। बाकी सारे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, चाहे तो न्यूट्रिशन के कारण या किसी और के कारण जो है उनकी, या मूवमेंट उनमें नहीं हो पाता इस तरीके से। और कुछ जो स्पर्म्स हैं, उन स्पर्म्स को जो इसकी जितनी फीमेल की एपिथीलियम है, वो एपिथीलियम भी उसको खा लेती है, फैगोसिटिक प्रोसेस होती है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है कहाँ 400 मिलियन और केवल 100 स्पर्म्स हैं वही एग तक पहुँचते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम इसका मूवमेंट देखें तो 1 से 4 मिलीमीटर प्रति मिनट के हिसाब से, ये भी इसको भी इम्पोर्टेंट कर लेना कि 1 से 4 पर मिनट की इनकी एक तरीके से क्या कहोगे, चलने की या मूवमेंट की स्पीड है। और दूसरी यहाँ पे जो इनके मूवमेंट में मतलब हेल्प करती है, वह हेल्प क्या करती है कि चाहे यूट्रस हो चाहे फैलोपियन ट्यूब्स हो, इनमें एक स्पेशल टाइप की गति चलती रहती है या मूवमेंट चलता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचनी या पेरिस्टेलिक, यानी कि शुक्राणु फैलना। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से भी जो है शुक्राणु आसानी से अंडे तक पहुंच जाता है। फिर उसके बाद में जब ये शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है, तो निषेचित करने के लिए एक विशेष क्षमता होती है या पावर होती है, जिसे हम बोलते हैं योग्यता अर्जन या कैपेसिटेशन। आप जैसे मान लीजिए, हालांकि जो एपिडाइडिमिस था या अधिवृषण था, जब अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो कुछ जो मैमल्स हैं उनमें तो कैपेसिटेशन जो है वहाँ मिलता है, लेकिन ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है फैलोपियन ट्यूब में उसे मिलता है। फिर उसके बाद में जब ये एग के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो उस समय जो स्पर्म है, उस स्पर्म पे एक विशेष एंजाइम होता है जिसे स्पर्म लाइसिन कहते हैं। वही अंडे के जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट या भेदने की कोशिश करता है, और इसमें लगभग 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पर एंटर करता है। अब देखो, अपन इसका सेकंड स्टेप ले रहे हैं, और वो है एंट्री ऑफ स्पर्म, यानी शुक्राणु का प्रवेश। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो एग है, उस एग से फर्टिलाइजिन, और जो स्पर्म है उससे एंटी फर्टिलाइजिन, ये जो है केमिकल्स हैं या आप हार्मोन भी इनको कह सकते हो, ये रिलीज होते हैं, और इनके रिलीज होने से ही इन दोनों में अट्रैक्शन या आकर्षण होता है। तो वापस से आप देख लो, एग से फर्टिलाइजिन और स्पर्म से एंटी फर्टिलाइजेशन हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और शुक्राणु आके अंडे से चिपक जाता है। और चिपकने के बाद में फिर इनकी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, जो एक्रोसोम है, उस एक्रोसोम से लाइसिन हार्मोन या लाइसिन एंजाइम निकलता है, और ये जो है अंडे के जो बाहर के आवरण है, जैसे आपको पता है कि सबसे बाहर की तरफ कोरोना रेडिएटा होता है, फिर जोना पेलिसिडा होता है, उसके बाद में वाइटिलिन मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो इन सारे को ये क्या करता है, डिसॉल्व करता है या इनको भेदता है। तो ये काम किसके द्वारा होता है, ये होता है लाइसिन। और अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो ये होता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे जो है ग्रेन्युलोसा है या कोरोना रेडिएटा है, इनकी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, घुल जाती हैं या पिघल जाती हैं। और एक और एंजाइम होता है, वो होता है एक्रोसिन। उस एक्रोसिन से जो जोना पेलिसिडा है, वो यहाँ पे डिजोल्व हो जाती है। तो इस तरीके से जो स्पर्म है वो किसके अंदर एंटर करता है, एग के अंदर एंटर करता है। अब देखो, इसकी जो थर्ड स्टेप है, वो स्टेप क्या है, कॉर्टिकल रिएक्शन या वल्कुटी अभिक्रिया। जैसे ही शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश करता है, तो दूसरे शुक्राणु उसमें प्रवेश ना करें,
इसके लिए जो है एग की जो मेम्ब्रेन होती है वो एक विशेष क्रिया करती है और उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, वल्कुटी अभिक्रिया या कॉर्टिकल रिएक्शन। अब ये क्या होती है कि जैसे ही अंडे वो शुक्राणु प्रवेश करा तो अंडे की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके नीचे कुछ विशेष कण पाए जाते हैं और इन कण को हम बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स या वल्कुटी कण। ये क्या करते हैं, वहाँ पर आके इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वापस से एक मेम्ब्रेन बन जाती है और कोई दूसरी जो शुक्राणु है वो इसमें प्रवेश नहीं कर पाए। तो ये जो क्रिया है इसमें सबसे पहले तो एक आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जहाँ से शुक्राणु प्रवेश करता है तो वहाँ पर एक अंडे द्वारा एक विशेष चीज का निर्माण होता है जिसे हम निषेचन शंकु या फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। फिर उसके बाद में जो वाइटेलिन झिल्ली होती है वो जो है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में बदल जाती है, यानी वाइटेलिन झिल्ली निषेचन कला में बदल जाती है। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है उसका मूवमेंट बढ़ जाता है और जो प्लाज्मा झिल्ली है उसकी परमेबिलिटी या पारगम्यता बढ़ जाती है, प्रोटीन संश्लेषण है उसकी रेट बढ़ जाती है और फिर उसके बाद में जो समसूत्री विभाजन है या माइटोसिस डिवीजन है वो चालू हो जाता है या स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ क्रियाएं हैं जो क्रियाएं किसमें अपन कंसिडर करते हैं, कॉर्टिकल अभिक्रिया में। अब देखो जो लास्ट इसमें स्टेप है वो है प्राक केंद्रक का संलयन या फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई। अब देखो केवल शुक्राणु का जो हेड पोर्शन होता है, सिर पोर्शन जिसमें केंद्रक होता है, वही केवल अंडे के अंदर प्रवेश करता है। बाकी सारी चीज़ें जैसे एक्रोसोम है वो पहले ही ख़त्म हो गया और जो बाकी चीज़ें हैं वो अंडे से बाहर ही रह जाती हैं। अब यहाँ पे देखो आप कि सबसे पहले जो शुक्राणु है या जो स्पर्म है वो 180 डिग्री पे घूमता है और जैसे ही घूमता है वैसे इसका जो मिड वाला पोर्शन है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, वहाँ से हट जाता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होती हैं वो सारे के सारे जो है वहाँ से हट जाते हैं और केवल हेड पोर्शन है वो अंदर की तरफ प्रवेश करता है और जैसे ही वो प्रवेश करता है वैसे ही जो सेकंड डिवीज़न होता है वो डिवीज़न बनता है और बनने के बाद में यहाँ पे कुछ गुणसूत्रीय तर्कु यानी क्रोमोसोमल स्पिंडल्स बनते हैं और जो सेकंड वाला सेकेंडरी पोलर बॉडी है उसका यहाँ पे निर्माण होता है और केवल जो एक मैच्योर होता है अंडा जिसे अपन ओवा बोलते हैं या एग न्यूक्लियस बोलते हैं, उससे शुक्राणु का जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर आकर जुड़ता है। तो इस तरीके से दोनों जो शुक्राणु हैं उनमें फ्यूज़न होता है, उनमें निषेचन होता है और निषेचन होने के बाद में फिर इनमें विभाजन स्टार्ट हो जाता है और ये एक तरीके से युग्मनज का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पे देखो कुछ स्टेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं कि सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है उसमें शुक्राणु आके चिपक रहा है। जो सेकंड वाला है उसके बाद में यहाँ पे एक्रोसोम से कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं। फिर उसके बाद में जोना पेलुसिडा है उसको वो भेद देता है और भेदने के बाद में जो चौथा है वो यहाँ पे वाइटेलिन झिल्ली को हटाता हुआ शुक्राणु का जो केवल सिर पोर्शन है जो आपको येलो दिखाई दे रहा है वही अंडे पे जाके मिलता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे प्रोसेस पूरी की पूरी हो जाती है और इसमें जो है सारी के सारे जो भी, क्योंकि आपको पता है कि 23 यहाँ पे क्रोमोसोम है एग के पास, 23 स्पर्म के पास है, तो दोनों मिलके 46 गुणसूत्र का युग्मनज स्टार्ट करते हैं और यही प्रारंभिक कोशिका है जिससे कि एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होगा। अब यहाँ पे देखो कुछ इस पूरे जो निषेचन क्रिया है उसकी कुछ सिग्निफिकेंस है, उसका महत्व है। तो सबसे पहले ये जो क्रिया है इस क्रिया में जो है अंडे और शुक्राणु के उद्दीपन या स्टिमुलस जो है वो ज़रूरी है
और इसके लिए जो है चाहे आपने oogenesis या स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा हो, ये दोनों ही कैसे हैं जिनसे कि अंडे और शुक्राणु का निर्माण होता है। और उसमें विभिन्न प्रकार जैसे समसूत्री विभाजन भी होता है और अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। और अर्धसूत्री विभाजन इसलिए आवश्यक है, मियोसिस इसलिए आवश्यक है ताकि इनके क्रोमोसोम की संख्या आधी हो सके और जब युग्मनज बने तो वापस से ये संख्या इनकी पूर्ण हो जाए। दूसरा, यहाँ पे इस पूरी निषेचन में या पूरे फर्टिलाइजेशन में जितनी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, जितनी उपापचय क्रियाएं होती हैं, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं ताकि यहाँ पे जितनी भी ऊर्जा है वो यहाँ पर दी जा सके। उसके बाद में ये जो फ्यूज़न है या ये जो निषेचन है, ये जैव विकास या एवोल्यूशन के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि इसमें दो विभिन्न प्रकार के गुणसूत्र मिलते हैं जिससे कि एक नई संतति का निर्माण होता है और उसमें कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो कि जैव विकास या एवोल्यूशन के लिए आवश्यक होते हैं। फिर उसके बाद में जितना लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन है वो आपको पता है कि एक्स और वाई, फीमेल के लिए एक्स और वाई के लिए मेल होता है। तो इन गुणसूत्रों की स्थिति के कारण ही जो है बच्चों में सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जिससे कि अगर एक्स एक्स है तो फीमेल और एक्स वाई है तो मेल यहाँ पे डेवलप होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे अपन बोलते हैं कॉर्टिकल, अपन ने अभी रिएक्शन देखी थी कि ये जो कॉर्टिकल रिएक्शन है जिससे कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण होता है, ये पॉलीस्पर्मी एक चीज़ होती है, पॉलीस्पर्मी यानी पॉलीस्पर्मी और एक होता है मोनोस्पर्मी। मोनोस्पर्मी में एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है, जबकि पॉलीस्पर्मी उसमें एक से ज़्यादा प्रवेश करते हैं। तो पॉलीस्पर्मी या बहु शुक्राणुता को रोकने के लिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जिनके कारण जो ये निषेचन है ये सबसे ज़्यादा उच्च या हाई क्वालिटी का माना जाता है। तो आज ये अपना क्योंकि चैप्टर है इसी में केवल एक ही चीज प्रोसेस थी, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। कल अपन 33 चैप्टर्स में करेंगे। ओके, थैंक यू।